सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश में हम पढ़ेंगे सांभर के चौहान, जो आपको लिख रखा है, दिखाई दिया गया होगा। सांभर के चौहान। और सांभर के चौहान जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा राजवंश ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सभी विद्यार्थियों को पेन व नोटबुक लेकर बैठ जाना है और इसमें अच्छे से लिखना है और याद भी करना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और ये क्लास BSTC रीड सेकंड ग्रेड में भी चौहान वंश लगता है। तो एक अच्छी और क्लास है और आपको अच्छा एक कंटेंट दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सांबर के चौहान। सांबर के जो चौहान है, चौहान वंश की संस्थापक की हम अगर बात करें तो सांबर के चौहानों का जो संस्थापक है, संस्थापक, वो है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कब की थी, तो 551 ईस्वी में की थी। एक अच्छा क्वेश्चन है। स्थान की अगर बात करें तो इसका स्थान है सांबर। सांबर। और सांबर आपको पता ही है, सांबर इसको स्पादलक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पादलक्स। स्पादलक्स बोलते हैं। शाकंभरी भी बोलते हैं। शाकंभरी। शाकंभरी भी बोलते हैं। अच्छे नाम है। सांबर के जो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, इसकी बात करते हैं तो सांभर के चौहानों की सांभर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी सांभर के चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अही छत्रपुर। अही छत्रपुर। अही छत्रपुर, ये इनकी राजधानी थी। और ये वर्तमान में नागौर में है। कहाँ है? नागौर में है। एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ये कहाँ है, तो ये नागौर के अंदर है। अही छत्रपुर नागौर के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं चौहान वंश की नींव वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में डाली थी। एक अच्छा क्वेश्चन है। और वासुदेव चौहान ने, इसके बाद पढ़ते हैं वासुदेव चौहान ने एक माता का मंदिर बनाया था। एक माता का मंदिर बनाया जो है शाकंभरी माता। क्या नाम आता है? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का तो नाम आपने सुना ही होगा, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। अच्छा क्वेश्चन है कि वासुदेव चौहान ने कौन सा मंदिर बनाया था? ये शाकंभरी माता का मंदिर बनाया था। और शाकंभरी माता जो है वो सांबर के चौहानों की कुल देवी है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है कि सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है? सांभर के चौहानों की कुल देवी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि सांबर के चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। अब दो तीन अलग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछा जाता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है, तो आपको याद रखना है चौहानों की कुल देवी। चौहानों की कुल देवी कौन है? तो वो है जीण माता। जीण माता। आपको पता है जीण माता का मंदिर रवासा सीकर के अंदर है। चौहानों की कुल देवी जीण माता है। सांबर के चौहानों की पूछी जाए तो आपको बता दिया कि सांबर के चौहानों की शाकंभरी माता है। और जालोर के चौहानों की अगर पूछी जाए कि जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है? तो वो है आशापुरा माता। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चौहानों की कुल देवी जीण माता है, जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है, और सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है। एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं
कि चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है। तो चौहान वंश का जो आदि पुरुष है, चौहान वंश का आदि पुरुष वो है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है। तो वासुदेव चौहान आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि वासुदेव चौहान ने एक झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान द्वारा एक झील बनाई गई थी, उस झील का नाम है सांभर झील। सांभर झील, सांभर झील। और इसीलिए यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है सांभर झील के किनारे। वासुदेव चौहान की जो जानकारी हमें मिलती है, अगला जो फैक्ट है वो है वासुदेव चौहान की जानकारी। वासुदेव चौहान की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। याद रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कि वासुदेव चौहान या सांभर के चौहानों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बात करते हैं। बिजोलिया शिलालेख जो है, मैंने आपको बताया था, हमने सभी आंदोलन पढ़े भी हैं कि बिजोलिया शिलालेख ये भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा। और यहाँ बिजोलिया का किसान आंदोलन भी हुआ था, जो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, वो भारत का ही मान सकते हैं, राजस्थान का 44 वर्ष तक चला था। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह शिलालेख कहाँ है। तो यह शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। यह शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। एक अच्छा क्वेश्चन है कि यह शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यह शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ था। इसके बाद बात करते हैं कि बिजोलिया शिलालेख जो है उसका रचयिता कौन है, किसने लिखा था बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख के जो रचयिता है, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता जो है वो है गुणभद्र। एक अच्छा क्वेश्चन है, नाम याद रखना है कि बिजोलिया शिलालेख किसने लिखा था। तो बिजोलिया शिलालेख लिखा था गुणभद्र ने। आगे बात करते हैं, बिजोलिया शिलालेख में आगे बढ़ते हैं। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार एक अच्छा क्वेश्चन है कि चौहानों की उत्पत्ति अलग अलग वैज्ञानिक बताते हैं, अलग अलग जो विद्वान हुए वो बताते हैं कि चौहान वहाँ से आए हैं। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मण से हुई है। बोलते हैं ये शिलालेख बोलता है कि वत्स गोत्र ब्राह्मण है, ये वत्स गोत्र ब्राह्मण है से हुई है, ब्राह्मण से हुई है। एक अच्छा क्वेश्चन है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो ये वत्स गोत्र ब्राह्मण से हुई है। और इसी बात का समर्थन दशरथ शर्मा ने भी किया, याद रखना। दशरथ शर्मा ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि बिजोलिया जो ये चौहान राजवंश है, ये वत्स गोत्र ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये भी दशरथ शर्मा ने माना है। एक अच्छा क्वेश्चन है और याद रखना है। आगे बात करते हैं कि बिजोलिया शिलालेख जो है भीलवाड़ा के अंदर, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। बिजोलिया शिलालेख की जो भाषा है, शिलालेख की भाषा वो है संस्कृत।
संस्कृत भाषा है इसकी। ध्यान रखना एक अच्छा क्वेश्चन है कि बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा और ये संस्कृत में लिखा हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला जो हमारे बिजोलिया शिलालेख की जो संस्कृत भाषा में है, इसके बाद ये शिलालेख पद्य और गद्य दोनों श्रेणियों में लिखा गया, नहीं सॉरी, पद्य में लिखा गया है। ये शिलालेख पद्य में लिखा है, गद्य पद्य दोनों नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये शिलालेख पद्य में लिखा गया है, ध्यान रखना इस बात का आपको। पद्य में लिखा गया शिलालेख है, पद्य में लिखा गया शिलालेख है। तो इसकी जो शैली है वो पद्य, गद्य और पद्य शैली होती है ना, तो ये पद्य में लिखा गया है। गंध्यास और पद्यास होते हैं ना, लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजस्थान के जो कुछ शहर हैं उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। तो बिजोलिया शिलालेख में राजस्थान के शहरों के, राजस्थान के शहरों के अलग अलग नाम बताए गए हैं, अलग अलग नाम बताए गए हैं, अलग अलग नाम बताए गए हैं। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। जैसे भीनमाल है, भीनमाल, भीनमाल, भीनमाल को श्रीमाल नाम दिया गया है। ऊपर माल जो है, ऊपर माल, ऊपर माल को उत्तरार्ध नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? उत्तरार्ध नाम दिया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो बिजोलिया जो है, बिजोलिया, बिजोलिया उसको क्या कहा गया है? विंध्यावली कहा गया है, विनेंद्यावली, विंध्यावली कहा गया है। और दिल्ली को दिल्लिका कहा गया है, दिल्ली जो है उसका नाम है दिल्लिका, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और सांबर को शाकंभरी कहा गया है, सांबर को क्या कहा गया है? सांभर को शाकंभरी, सांबर को शाकंभरी कहा गया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इनका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा चौहान वंश में है कि सर्वप्रथम चौहान जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। सबसे पहले एक शासक आया था चौहान वंश के अंदर, गुवक प्रथम, ध्यान रखना इस बात का, गुवक, गुवक प्रथम। सबसे पहले इस शासक को पढ़ते हैं, चौहान वंश में जब भी पढ़ते हैं तो गुवक प्रथम को पढ़ते हैं। और गुवक प्रथम जो है ये एक चौहान वंश का एक प्रथम और स्वतंत्र शासक था, क्योंकि इसने जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मैं आपको बता देता हूँ कि चौहान जो थे सर्वप्रथम ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, उनके गुलाम थे, लेकिन गुवक प्रथम शासक था जो गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो गुवक प्रथम को पढ़ते हैं, उसमें ये बात बता दी जाएगी कि गुवक प्रथम ने एक मंदिर बनाया, हर्षनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? ये पहला शासक पढ़ रहे हैं हम, हर्षनाथ का मंदिर, हर्षनाथ जी का मंदिर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये सीकर में है, हर्षनाथ, हर्ष की पहाड़ी, जीर्ण की पहाड़ी आपको पता है, ये सीकर में है, एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हर्ष जो है, हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है, और हर्षनाथ चौहानों के आराध्य देव हैं, चौहानों के आराध्य देव, ये बात याद रखनी है, चौहानों की आराध्य देव, आराध्य देव हैं। और गुवक, अब वो बात लिख सकते हैं आप, गुवक प्रथम शासक था, प्रथम शासक था जिसने जिसने गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहारों की अधीनता, अधीनता स्वीकार नहीं की। एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि किस शासक ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो है गुवक प्रथम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गुवक के बाद जो आगे राजा आता है, शासक है, वो है चंदन राज, चंदन
चंदन राज। और चंदन राज जो है उसके बारे में कोई खास डिटेल तो नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी का नाम था रुद्राणी। पत्नी का नाम पत्नी का नाम रुद्राणी था। और रुद्राणी के बारे में आपको पता ही, आपने पढ़ लिया होगा पहले कि रुद्राणी जो है उसको आत्म प्रभा भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है आत्म प्रभा। आत्म प्रभा कहते हैं। और ये योग क्रिया जो होती है उसमें निपुण थी। जादू टोना तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या थी। और ये जो है आपने पुष्कर झील में पढ़ा था, पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को ये दीपदान करती है। तो ये लिख सकते हो आप कि यह यह प्रतिदिन प्रतिदिन पुष्कर पुष्कर झील पुष्कर झील में 1000 दीपक 1000 दीपक जलाया करती थी। दीपक जलाया करती थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्या है कि इसके जो श्राप था और कालग्रस्त श्राप से ये ग्रसित थी। इसलिए ये कार्तिक पूर्णिमा को जो पुष्कर में मेला लगता है ना, कार्तिक पूर्णिमा को उसमें ये दीपदान किया करती थी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं आगे जो शासक है वो है गुवक प्रथम हो गया, चंदनराज हो गया। अगले जो शासक है वो है वाकपति राज। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वाकपति राज वाकपति राज है, इनके 2 बेटे थे। वाकपति राज के 2 बेटे थे। पहले एक को पढ़ते हैं जिसका नाम है सिंह राज। वाकपति राज के 2 बेटे थे, सिंह राज और लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव जो सिंह राज था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बस इतना ही आ सकता है कि उपाधि का नाम पूछे तो वो है महाराजा धीराज। और लक्ष्मण देव के बारे में डिटेल से देखो थोड़ा सा। लक्ष्मण देव ये नाडोल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ये लक्ष्मण देव जो है नाडोल चले गए थे। नाडोल वर्तमान में पाली में है। और वहाँ जाकर चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल पाली और वहाँ जाकर नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की थी। ये हमारे सांबर के जो चौहान हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सांबर के चौहान में आगे आता है चौहान वंश के महान शासक में बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है महान शासक था चौहान वंश का। और विग्रहराज चतुर्थ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, विग्रहराज चतुर्थ नहीं, विग्रहराज द्वितीय पढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ आगे पढ़ेंगे। सॉरी, गलती होगी। विग्रहराज द्वितीय। ये बोला जाता है कि इनके समय चौहानों की सर्वाधिक शक्ति का विस्तार हुआ था। यानी कि चौहानों की जो शक्ति का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, शक्ति का सर्वाधिक विस्तार वो इसी के समय था। शक्ति का सर्वाधिक विस्तार चौहान जो राजा थे, सर्वाधिक शक्ति का विस्तार हुआ था वो विग्रहराज द्वितीय के समय हुआ था। आगे बात करते हैं। विग्रहराज द्वितीय ने एक चालुक्य शासक को हराया था। चालुक्य शासक का नाम तो आपने सुना ही होगा। चालुक्य शासक मूलराज चालुक्य को हराया था। यानी कि विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक मूलराज चालुक्य को हराया था। इसके बाद ये मूलराज कहाँ का था अगर पूछा जाए तो ये था अनहिल पाटन गुजरात। ये गुजरात का था, अनहिल पाटन गुजरात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अनहिल पाटन गुजरात। ये जो मूलराज है ये हारकर और विग्रहराज हारकर चला जाता है और हार जाता है। इस खुशी में जो विग्रहराज द्वितीय हैं वो एक मंदिर का निर्माण करते हैं, आशापुरा माता, आशापुरा माता। और अभी हमने एक चर्चा की थी कि आशापुरा माता है चौहानों की कुलदेवी है जीण माता, सांबर के चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता और जालौर के चौहानों की जो कुलदेवी है वो है आशापुरा माता। ये पूछा जा सकता है कि जालौर के जो सोनगरा चौहान है, जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है ये, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे विग्रहराज द्वितीय की जो हमें जानकारी मिलती है, विग्रहराज द्वितीय की जानकारी जानकारी वो हमें मिलती है हर्षनाथ शिलालेख से। हर्षनाथ, हर्षनाथ का मंदिर है ना, हर्ष शिखर, हर्षनाथ, हर्षनाथ शिलालेख से, हर्षनाथ शिलालेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। और विग्रहराज द्वितीय को मतंगा शासक भी कहा गया है। विग्रहराज द्वितीय को मतंगा शासक भी कहा गया है, मतंगा शासक। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस शासक को, चौहान वंश में किस शासक को मतंगा शासक कहा गया है, कहा गया है। इसके बाद आगे आते हैं जो भी एक महान शासक है अजय राज, अजय राज चौहान, अजय राज चौहान। और हर बार एक न एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अजय राज चौहान के बारे में, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एक मिनट कैमरे को फ्लॉप कर लेते हैं।